चलें। सॉरी, थोड़ी लेट हो गई मैं। हैं? तो मैं कराची ही जा रही थी अभी अभी फ्लाइट अपनी मैंने कैंसिल कराई है कोई 2 घंटे पहले। जी बिस्मिल्लाह, आ जाए भाई, पास आ जाए। अब्बास आफरीदी साहब कहाँ कोरोना ही है जी। हाँ, बस स्टार्ट हो गई। इधर आ जाए इस साइड पे। इधर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल करें या मैं बात करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने का। मेरी आज 4:15 बजे कराची की फ़्लाइट थी, जहाँ मुझे कराची के अवाम के पास जाकर हाज़िर होना था, उनके साथ वक्त बिताना था। NA 249 का जो इलेक्शन था मिफ्ता इस्माइल साहब का, उसमें अवाम के साथ कैंपेन में शामिल होना था। लेकिन क्योंकि कोरोना जो है वो उसमें बहुत पिछले चंद दिनों में उसमें बहुत तेज़ी आई है और हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे थे पैटर्न। तो अब क्योंकि जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके अंदर से भी जो म्यूटेटेड वायरस के आने के ख़तरात हैं, तो मैंने ये सोचा कि आवाम की सेफ्टी की खातिर और आवाम की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, NA 249 के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, कराची के अवाम की ज़िंदगी और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मैंने अपना जो दौरा है वो मनसूख कर दिया, क्योंकि ये अवाम की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने की वजह बन सकता था। और एक इलेक्शन के लिए एक सियासी फ़ायदे के लिए मैं समझती हूँ कि ये मुनासिब नहीं था। तो बहुत मैंने सोचा समझा, मशावरत की, मियाँ साहब से लंदन मैंने बात की, शहबाज शरीफ साहब से मैंने मशवरा किया। सबका यही ख्याल था कि अवाम की ज़िंदगियाँ जो है वो हमारे लिए मुकद्दम हैं, उनको हमें रिस्क में नहीं डालना चाहिए। और मैं पर्सनली जाना चाहती थी कराची। मैं बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी कराची के बुज़ुर्गों, भाइयों, बेटों, बेटियों, माओं से, बेटियों से मिलने के लिए, बहनों से मिलने के लिए। और मैं ख़ुद वहाँ जाकर मुस्लिम लीग नून का जो मैनिफेस्टो है, मुस्लिम लीग नून उनके लिए क्या करना चाहती है, क्या लाना चाहती है, उनकी ज़िंदगियों में क्या तब्दीलियाँ लाना चाहती हैं, वो मैं ख़ुद उनके साथ जाकर बात करना चाहती थी। लेकिन मुझे उनकी सेहत और ज़िंदगी ज़्यादा मुकद्दम है। लेकिन मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कराची के अवाम से, सिंध के अवाम से, ख़ुसूसन NA 249 के अवाम से ये अपील करना चाहती हूँ कि आपके जो मसाइल हैं, आपकी जो मुश्किलात हैं, उसका हल अगर किसी जमात के पास है, और अगर कोई ऐसी जमात है जो कराची की खिदमत करना चाहती है, कराची के मसाइल को हल करना चाहती है, कर चुकी है माजी में। आपने अमन देखा जब दहशत गर्दी थी और कराची में कोई बाहर नहीं निकल सकता था। मुस्लिम लीग नून ने माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उस अमन को बहाल किया। कराची में सरगर्मियाँ जो हैं उनको नॉर्मलाइज़ किया, आवाम की ज़िंदगियों में एक बेहतर तब्दीली आई। इसी तरह पंजाब में और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में जो तरक्याती काम हुए हैं, मुस्लिम लीग नून ये चाहती है, मैं ये चाहती हूँ कि वो कराची की भी तकदीर बने। और ख़ुसूसन अगर मैं 249 की ये बात करूँ तो वहाँ पर मैं बल्दिया के अवाम से ख़ुसूसी तौर पे मुखातिब हूँ कि मैं ये जानती हूँ कि आपके हलके के मसाइल क्या हैं। मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब जो हमारे कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के NA 249 से, मैं उनके साथ मुसलसल दिन में कई मरतबा राब्ते में हूँ और उन्हीं के थ्रू और हमारी जो बाकी टीम है उनके थ्रू मुझे ये पता चलता रहता है कि हलके के क्या मसाइल हैं। वहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का मसला है, और उसका जो वादे मुस्लिम लीग नून आज कर रही है, वहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब जो कर रहे हैं
वादे वहाँ पर पानी का मसला हल करने के लिए, दीगर मसाइल हल करने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगर मिफ्ता इस्माइल के हक़ में फ़ैसला आता है, जो कि इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आएगा, तो NA 249 के जो अवाम हैं उनके मसाइल हल होंगे, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब एक बहुत माशाअल्लाह एक मेहनती और एक आला तालीम याफ्ता ब्राइट आदमी हैं, जिनको जब पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिला कि वो अच्छी तब्दीलियाँ लेकर आए। और जिस तरह उन्होंने NA 249 के अवाम के साथ मिलकर दिन रात कैंपेन की है, मेरा ख्याल है कि अगर किसी की कैंपेन सक्सेसफुल है या अगर किसी ने अवाम के साथ इतना वक्त बिताया है, उनको रीच आउट किया है और इतनी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई है, तो वो मिफ्ता इस्माइल के सर पे सेहरा है उसका। और मुझे ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज वो जो वादे कराची के अवाम से कर रहे हैं, NA 249 के अवाम से कर रहे हैं, उनको मिफ्ता इस्माइल साहब और नवाज शरीफ साहब मिलकर पूरा करेंगे। तो कराची ने बहुत नाअहली भी देखी है, मसाइल का सामना भी किया है। तो मैं कराची के अवाम से आज ये अपील करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को वोट करें, अपनी तरक्की को वोट करें। आपका भी हक है, क्योंकि कराची हब है पाकिस्तान का, इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से, बिज़नेस एक्टिविटी के हवाले से। तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि अपने इस स्ट्रेंथ को पहचानें, मुस्लिम लीग नून को वोट करें, अपनी तरक्की को वोट करें और अपने मसाइल के हल के लिए आगे बढ़ें। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2018 के इलेक्शंस में वहाँ से शहबाज शरीफ साहब जीत चुके थे और कई हज़ार की लीड से जीत चुके थे। फिर एक वोट चोरों ने डाका डाला उस इलेक्शन पर भी, पाकिस्तान के दीगर जगहों के इलेक्शन की तरह, और चंद 100 वोटों से धांधली करके शहबाज शरीफ साहब को हराया गया। और मुझे पता है कि आज भी NA 249 का दिल जो है वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ धड़कता है। तो मैं NA 249 के अवाम को ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि धांधली के ज़रिए जिसको आपके सरों पर मुसल्लत किया गया, उनकी कारकर्दगी भी आपने देखी। उन्होंने कभी आपके मसाइल में, आपकी मुश्किलात में, कभी उन्होंने आपके पास आकर आपका हाल नहीं पूछा। आपकी खिदमत तो दूर की बात है, उन्होंने कभी दोबारा उस हलके का रुख ही नहीं किया। और इस हुकूमत की तरह उन्होंने आवाम की खिदमत पे कोई तवज्जो नहीं रखी। तो कराची के साथ जो होना था वो हो गया। अब कराची के अवाम को अपनी तकदीर बदलने के लिए मुस्लिम लीग नून के हक़ में, नवाज शरीफ साहब के हक़ में और मिफ्ता इस्माइल के हक़ में ये फ़ैसला करना चाहिए, ताकि मुस्लिम लीग नून आगे बढ़े और उनकी खिदमत में दिन रात एक करे और उनकी ज़िंदगियों में अच्छी तब्दीली लेकर आए। बारी बारी कर लें, बारी बारी जो है वहाँ पर नाअहली बहुत ज़्यादा दिखी। अभी आपकी इत्तेहादी की पीपल्स पार्टी 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कराची के अंदर, तो आप क्या समझती है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नाकाम हुई है या पीपल्स पार्टी भी कराची में नाकाम हुई? मैंने जो बात करनी थी वो कर दी, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। ये फ़ैसला आवाम का है कि उन्होंने किसको मूरद इल्ज़ाम ठहराना है। और मैंने जो बात मैं अपनी पार्टी का एजेंडा, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो, मैं कराची के अवाम के लिए क्या लाना चाहती हूँ, मिफ्ता इस्माइल साहब के थ्रू नवाज शरीफ साहब कराची के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह कराची की तरक्की दिल से वो चाहते हैं, मुझे वो बात करनी है। मुझे किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना। शुक्रिया। ये बताइए कि अब आपकी जो इस पार्टी से कोई राब्ता है, पिछले दिनों आपका कोई राब्ता हुआ, और PDM का मुस्तकबिल अब आप कैसे देख रही हैं? मेरा अभी ऑफ लेट तो सेनेट के जो हुआ है उसके बाद मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। PDM आज भी उसी तरह है, खड़ी है, और उसका इजलास आपको पता है कि मौलाना साहब ने 26 अप्रैल को बुलाया है इस्लामाबाद में। तो रमज़ान शरीफ के बाद PDM अपनी जो नई स्ट्रैटेजी क्या बनाती है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है, उसका फ़ैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। मुस्तकबिल बहुत रोशन है। उसका जो हालिया आपने देखा, PDM ने जो तहरीक चलाई वो भी बहुत कामयाब तहरीक थी। जिस तरह से PDM के जलसों के थ्रू
पीडीएम की नैरेटिव के थ्रू, पीडीएम के जो पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन थी उसके थ्रू, जिस तरह आवाम के जज्बात की, इस हुकूमत मुखालिफ जज्बात की जो आवाम में उबल रहे हैं और आवाम जिससे तंग आए पड़े, जिस तरह से पीडीएम ने उसकी तर्जुमानी की, उससे हुकूमत को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और उसके बाद ये हुकूमत के पाँव जमे नहीं। जिस तरह से पब्लिक ने बाहर निकलकर पीडीएम के जलसों के अंदर और पीडीएम के साथ अपना सपोर्ट शो की, उससे हुकूमत लरजती रही, कांपती रही और आज तक दोबारा संभलने में नहीं आई। तो वो भी एक कामयाब दौर था और इंशाअल्लाह आगे जो पीडीएम फैसले करेगी वो भी आवाम की तवक्कुआत की ऐन तर्जुमानी होगी इंशाअल्लाह। बहुत से बात तवक्को होती है कि नून से शीन निकलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब शहबाज शरीफ साहब दोबारा बाहर आ गए, क्या मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब मिलकर पीडीएम के मामलात को चलाएंगे या फिर कौन करेंगे? 30-40 साल से, मेरे ख्याल है जब मैं छोटी थी तब से मैं ये बातें सुन रही हूँ। नून से शीन निकलेगी, शीन से नून निकलेगी, ना नून से शीन निकली, ना शीन से नून निकली, वो निकल सकते ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब में जो ताल्लुक़ है और शरीफ फैमिली के अंदर जो वो एक दूसरे का जो जिस एहतराम और मोहब्बत और अकीदत में के रिश्ते से वो जुड़े हैं, इसका शायद अहाता या अंदाज़ा ऐसे लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल है जो इसके साथ तवक्कुआत जोड़ के बैठे हुए हैं। और जहाँ तक सियासी बात है तो शहबाज शरीफ साहब का, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का इस तरह से जेल में रहना और इतनी हिम्मत और हौसले से जेल काटना इस बात का सबूत है कि वो आज भी नवाज शरीफ के साथ उसी तरह खड़े हैं, जमात के साथ उसी तरह खड़े हैं और नवाज शरीफ को छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचने पे तैयार नहीं हैं और अगर ज़रा से भी तैयार होते, थोड़ी सी भी अपनी आमादगी जाहिर करते तो आज वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते और आज वो यूं जेलों में ना पड़े होते। जब बहुत बहादुरी से 2 मरतबा जेल शहबाज साहब ने काटी और हमज़ा ने शायद सबसे लंबी जेल काटी है और इतने बहादुरी के साथ काटी है। तो जो समझते हैं कि वो दरार आ जाएगी या लाना चाहते हैं, ये उनकी विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है, लेकिन हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमज़ा शहबाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूं हैं और यूं रहेंगे। मुखालिफिन को नाकामी होगी इंशाअल्लाह ताला। आपने 2 सवाल पूछे। सबसे पहले तो तोशा खाना केस में आ जाए, मुझे इस चीज़ में कोई शक ही नहीं है कि उनको जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया, रातों रात जो कार्रवाइयाँ उनके ख़िलाफ़ हुई, जिस तरह से हुई, वो एक बड़ी मुज़िका खेज़ बात थी। उसका एक ही मकसद था जो कि पाकिस्तान के अवाम अच्छे तरीके से जानते हैं, देख चुके हैं। उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने का एक ही मकसद था कि नवाज शरीफ की सेहत जब इनको पता चला कि पहले से बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी रिस्यूम करने जा रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी दोबारा से लंदन से शुरू करने जा रहे हैं और वो पीडीएम के जलसों में तकारीर भी करेंगे, शिरकत भी करेंगे और उनकी जो पब्लिक अपील है वो भी सामने आएगी। तो ये बहुत बुरी तरह डर गए और इन्होंने पूरी कोशिश की कि मियाँ साहब को खींच के पाकिस्तान वापस लेके आएँ। उन्होंने बरतानिया से राब्ता किया, वहाँ से मायूसी हुई क्योंकि बरतानिया के जो इंसाफ है वो बिकता नहीं है, वहाँ पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना बहुत मुश्किल काम है। तो वहाँ से जब इनको मायूसी का सामना हुआ तो यहाँ उन्होंने बड़े तरीके से उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की क्योंकि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर बैठकर जो है वो पॉलिटिक्स करे, क्योंकि ये इतना डरते हैं नवाज शरीफ से कि ये वो बाहर बैठ के भी अफोर्ड नहीं कर सकते और सही डरते हैं। इनका कोई कसूर नहीं है, मैं इनको इस बात में क्रेडिट देती हूँ कि सही डरते हैं। उसने नवाज शरीफ ने बाहर से बैठ के घर में घुस के इनको मारा
اور ایک کے بعد ایک الیکشن الحمدللہ اللہ کی مدد سے, عوام کی مدد سے اس نے باہر بیٹھ کے ان کو ہرایا. ڈسکا میں 2 دفعہ الیکشن ہوا, 2 دفعہ. لوگوں نے نواز شریف کے بیانیے پر نہ صرف اس کو مانا, اس پہ لبیک کہا اور ووٹ کی حرمت کی حفاظت کی, ان کے حلق سے اپنی سیٹ نکلوائی, ووٹ چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور دوبارہ مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ دیا. چاہے وہ وزیر آباد کا الیکشن ہو, چاہے وہ ڈسکا کا 2 دفعہ الیکشن ہو, چاہے وہ کے پی کے میں نوشہرہ کا الیکشن ہو. یہ لوگوں نے نواز شریف کے اس ملک میں نہ ہونے کے باوجود نواز شریف کے بیانیے پر لبیک کہا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے نام پہ ووٹ ڈالا. تو یہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ نواز شریف لندن میں بیٹھا رہے اور ان کی جو ہے وہ ان کو ایکسپوز کرتا رہے. اور دوسرا, پاکستان میں بھی جب نواز شریف صاحب تھے یا وہ ان کو لانا چاہتے تھے, وہ اس لیے ان کو نہیں لانا چاہتے تھے کہ یہ کورٹس میں جائیں اپنا کیس فائٹ کریں, اس لیے کہ ان کو جیل کی دیواروں کے پیچھے پھینک کر ان کی زبان بند کرنا چاہتے تھے. اور زبان بند کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کوشش نہیں کی. تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ نواز شریف اگر پولیٹیکل ارینا میں ہوگا, نواز شریف اگر سیاسی میدان میں ہوگا, تو نہ عمران خان کی, نہ سلیکٹڈ کی, نہ سلیکٹرز کی, ان کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. یہ اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ جو توشہ خانہ کیس ہے, یہ جو ایبسکانڈر اشتہاری ڈکلیئر کرنا ہے, یہ ساری اسی چیز کی جو اسٹریٹجی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اب یہ چاہے اپنے زخم سے لائیں, چاہے یہ اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں, نواز شریف الحمدللہ پوری طرح سے پاکستان کی پولیٹکس میں شامل ہے. بھلے ہی اس کی آواز بند کریں, بھلے ہی ان کی تصویر دکھانے پر پابندی ہو, بھلے ہی میڈیا پر ان کی پابندی ہو, یہ بھی ایک خوف کا ثبوت ہے, لیکن اس کی تصویر عوام کے دلوں میں ہے. اور عوام آج بھی ان کی تصویر نہیں دیکھ سکتے, ان کی تقریر نہیں سن سکتے, ان کی آواز پر پابندی ہے, لیکن آج بھی نواز شریف کے نام پہ ووٹ ڈل رہا ہے الحمدللہ. اور دوسرا, آپ نے ایک بات کی گھر کی, گھر کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ان کو 30-35 سال پہلے جو میرے دادا اور دادی کی نے جب یہ لینڈ خریدا, اس کی جو پرچیز تھی, اس میں جب ان کو ایک چیز نہیں ملی, ایک ان کو کوئی قانون کی یا کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز کی خلاف ورزی نہیں ملی, تو جس سے یہ زمین خریدی گئی, جن کا نام ہے وحیدہ بیگم, اس کے کاغذات کھول کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اس کے کاغذات میں کوئی چیز مسنگ ہے. اب وہ مسنگ تھی یا انہوں نے خود غائب کی, وہ آپ سب بہتر جانتے کہ یہ حکومت کس طرح سے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. راتوں رات جس طرح انہوں نے ریونیو آفیسرز کو بٹھا کے جو سٹیٹس ہے زمین کا وہ تبدیل کرایا اور اس کو حکومت پنجاب کے نام ٹرانسفر کیا, جس کے اوپر اب ہمیں اسٹے مل گئی ہے. اور کوئی نوٹس, ہمارا گھر توڑنے آ رہے ہو نا, ہمیں نوٹس بھیجا, ہمیں بلایا, ہم سے پوچھا کہ کیا سٹیٹس ہے, کاغذات دکھائیں. ان کو سب پتہ ہے کہ کاغذات ہمارے پورے ہیں, ایک بھی وائلیشن نہیں ہے, اور یہ بالکل قانونی طریقے سے خریدی گئی جائیداد ہے. تو اگر اس کے بعد اگر آپ کی آنکھوں پہ اتنی پٹی بندی ہے وکٹمائزیشن کی, تو ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ گھر سب کے ہوتے ہیں, وقت کسی کا نہیں ہوتا. یہ بات میری یاد رکھنا. مریم یہ بتا دیجیے گا کہ ان نوز تبدیلی کے کتنے چانسز ہیں, کیونکہ اب تو تحریک انصاف کی اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور بہت بڑا گروپ بھی سامنے نظر آ چکا ہے. اس حوالے سے کیا پنجاب اور برکت میں نون لیگ اس حوالے سے کوشش کرے گی یا پی ڈی ایم اس حوالے سے کوئی اقدام تیار کرے گی؟ دیکھیں, جتنا بڑا گروپ آپ کو نظر آیا ہے تحریک انصاف کے ایم این ایز کا, ایم پی ایز کا, میں یہ آپ کو بتا دوں کہ گروپ اس سے بہت بڑا ہے, اور وہ بہت پہلے سے ہمارے ساتھ بھی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو اپنے اپنے حلقوں میں واپس جانا ہے. جو تاریخی نالائکی, نااہلی اور جو مطلب پاکستان کے 73 سالوں میں اتنی نالائق اور اتنی نااہل حکومت کبھی نہیں آئی کہ لوگ آج
120 130 रुपए किलो चीनी भी खरीदने को तैयार हैं, लाइंस में लगे हुए हैं रोजे की हालत में, लेकिन चीनी नहीं मिल रही। और अगर चीनी मिलती है तो वो फकीरों की तरह 1-1 किलो 2-2 किलो, और उसके बाद वो आपके अंगूठे पे निशान लगाते हैं अनमिट स्याही का कि अब तुम्हें चीनी मिल गई, अब वापस ना आना चीनी लेने। ये हाल किया आपने अवाम का। रोजे की हालत में अवाम दर बदर भटकने पर मजबूर है, लंबी लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर है। बनी गाला में इस तरह चीनी जाती है, वज़रा के घर में इस तरह चीनी जाती है, सिलेक्टर्स के घरों में इस तरह चीनी जाती है। तो अगर आप ये करेंगे तो आप ये जान लें कि इन MNAs ने, इन MPAs ने, जिनको आपने भानमती के कुंबे की तरह सिलेक्टर से प्रेशर बना के डलवा के जोड़ तो लिया था, और 2018 का इलेक्शन में आपने धांधली करके जीत तो लिया था, अब उनको हलकों में वापस जाना है। वो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं और वो ये जानते हैं, क्योंकि जब वो एक तो हलके में जा नहीं रहे डर के मारे, और जब इलेक्शन अनाउंस हुए और इनको हलकों में जाना पड़ा तो इनको तो पता चल जाएगा, अवाम इनके गिरेबान पकड़ेगी। और पकड़ने चाहिए क्योंकि अवाम की जिंदगियां अजाब बना दी हैं। महंगी भी चीज़ नहीं मिल रही, लोगों के पास एक तो पहले कारोबार नहीं है, आपने इकोनॉमी का बुरा हाल कर दिया, सत्यानाश कर दिया, और अब लोगों के पास जब कुव्वत खरीद नहीं रही, उसके बाद भी अगर वो अपने बच्चों का, अपनी फैमिलीज़ का पेट पालने के लिए बाहर निकलते हैं, खरीदते हैं चीज़ें, तो एक तो चीज़ें मिलती नहीं हैं, ऊपर से महंगाई आसमान को छू रही है, लाकानूनियत आसमान को छू रही है। मतलब गवर्नेंस का कोई भी आप शोबा उठा के देख लें, ये हुकूमत सवाए नाकामी की तस्वीर के और कुछ नज़र नहीं आती। तो अवाम इनका जब एहतसाब करेंगे, इनको लग पता जाएगा। और जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन अनाउंस होने दें, फिर आप तमाशा देखें, ये अपने हलकों में कैंपेन नहीं कर सकेंगे। और इनके MNAs और MPAs वो बड़े समझदार लोग होते हैं, ये मेरे साथ खड़े हैं, इनको पता है, पब्लिक पल्स का सबको पता होता है। इसीलिए अब ये बहाना तो जहांगीर तरीन ग्रुप का है, असल में बात ये है कि ये PTI के टिकट से इलेक्शन अब नहीं लड़ना चाहते। अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना, इमरान खान की नालायकी और नाअहली का बोझ ये नहीं ढोना चाहते। मैडम ये बताइएगा कि PDM ने कोशिश की पीपल्स पार्टी को मनाने एक करके कर लेना, एक नहीं, देखें, बात यह है कि इसमें भी दो पहलू हैं। एक तो ये कि डस्का का इलेक्शन जब PTI ने कोर्ट में चैलेंज किया था और कहा था कि डस्का के इलेक्शन को रोका जाए, तो वो उन्होंने कोरोना नहीं लिखा उसमें। असल में बात ये थी कि ये मुस्लिम लीग नून का सामना नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ ये जानते हैं कि जहाँ जहाँ वोट पड़ेगा वहाँ वहाँ इंशाअल्लाह ताला शेर जीतेगा, नवाज शरीफ जीतेगा। तो ये इसको सिर्फ इस तनाजुर में, कोरोना के तनाजुर में ना देखा जाए। डस्का का इलेक्शन भी ये चाहते थे कि इनको अवाम में ना जाना पड़े, और सही चाहते थे। देखिए, अवाम में गए तो कितनी बुरी तरह हारे हैं। इसी तरह जो ये इलेक्शन कमीशन में गए हैं इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए कराची का, उससे कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं है भाई। कोरोना के SOPs फॉलो, अब इलेक्शन कमीशन का एक फैसला है, हम उसको ऑनर करते हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ सिंध गवर्नमेंट से भी, कराची की इंतज़ामिया से भी, और इलेक्शन कमीशन से भी कि कोरोना के जो SOPs हैं उनको वोटिंग के प्रोसेस के दौरान उनको अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए। हो सकता है, मैनेजेबल है, वो कोई जलसा नहीं होता, कोई जुलूस नहीं होता। अवाम से, कराची के अवाम से, NA 249 के अवाम से अपील करती हूँ कि अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो करके जाएं वोट देने। मास्क पहने, हो सके तो डबल मास्क पहने, बार बार जो है वो अपने हाथ भी धोएं, सर्फेसेस को हाथ लगाने से गुरेज करें। लेकिन जो कोरोना का बहाना है ना, स्पेशली PTI जब गई है कि ECP में कि इसको कैंसिल किया जाए, उससे भाई कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उससे कोरोना का ताल्लुक होता ना तो पूरे पाकिस्तान में वो नज़र आ रहा होता कि ये कोरोना के बारे में कंसर्न्ड है। मैडम ये बताइएगा कि PDM ने कोशिश की, एक उधर से भी ले लेना, सारे यहाँ से ले लेना, हाँ। एक वहाँ से ले लेना। एक मिनट, उनसे मैं पूछ लूँ, वो पहले पूछ रहे थे। हाँ जी। PDM ने कोशिश की पीपल्स पार्टी को मनाने की,
मौजूदा सूरत हाल में ये नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, क्या शहबाज शरीफ साहब जो है अपने तौर पे दोबारा कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी को मिलाने के? और दूसरा ये छोटा सा क्वेश्चन, आपने जिक्र किया था आपकी माइनर सर्जरी के लिए आपने लंदन जाना था, क्या मुस्तकबिल करीब में आप वाकई जा रही हैं? मैं इस बात का बहुत बार जवाब दे चुकी हूँ कि ये मुझे घर आकर भी अगर और ये चाहते हैं कि मैं चली जाऊँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये जो खबरें उड़ाते हैं ना मेरे बाहर जाने की, उसमें इनकी ख्वाहिश शामिल है। तो मैं ये बात आपको बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला ये मुझे अगर प्लेट में भी रख के पासपोर्ट और टिकट भी दें अगर, और अगर मेरे सामने रिक्वेस्ट भी करें कि चली जाएं, तो मैं नहीं जाऊंगी। जब तक ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाती, मैं यहीं हूँ। मेरा इलाज हो रहा है, हो भी जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये खुशी मैं इनको नहीं दूंगी। शहबाज शरीफ साहब का बता दें, शहबाज शरीफ साहब अपने तौर पे बस अब वो पीडीएम की जो मीटिंग होगी उसमें देखते हैं क्या फैसला होता है। अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब इससे पहले सेक्टर में रहे और जान को और हुआ है कि वो जब से क्या क्या हम मतलब कर सकते हैं कि हम करीब में मियां साहब वापस आके यहाँ पर अब पॉलिटिक्स का बाकायदा आगाज करें? बिल्कुल इंशाल्लाह। मियाँ साहब का ओढ़ना बिछौना ये मुल्क है, और मैं ये जानती हूँ पर्सनली कि वो कितने बेचैन हैं अपने घर वापस आने के लिए, अपने मुल्क वापस आने के लिए, अपने लोगों से के दरमियान वापस आने के लिए। तो जैसे ही इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर हुए, उनकी सेहत इस काबिल भी हुई कि यहाँ पर उनको ख़तरा नहीं है, उनके ऊपर जानलेवा हमले नहीं होंगे, तो वो फ़ौरन पहली फुर्सत में वापस आएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बता दें कि इस वक्त जो है वज़ीर खजाना को चेंज किया गया और वज़ारतें भी चेंज हो रही हैं, तो कप्तान को फील्डिंग पूरी सेट हो रही है। देखें, गंदे कपड़े आपस में बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जितने भी वज़रा तब्दील कर लें, जितने भी कलमदान तब्दील कर लें, म्यूज़िकल चेयर्स हो रही है, वही 5-6 लोग हैं जो घूमते रहते हैं। तब्दीली सिर्फ इस मुल्क में तब आएगी जब इमरान खान जाएगा। इमरान खान के जाने से बेहतरी आएगी, इस सिलेक्टेड हुकूमत के जाने से बेहतरी आएगी, आपस में कपड़े तब्दील करने से बेहतरी नहीं आएगी। ये अपने आप को बेवकूफ़ बना सकते हैं, आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कोविड की वजह से आपने पहले कोई जलसा मखसूस नहीं किया, पहले भी जलसे करते रही, कराची की करती रही है, आपने ये जलसा मखसूस किया और पीपल्स पार्टी इस वक्त आपके साथ नहीं है, तो आपको लगता है कि कराची में दोबारा वो वाक़या हो सकता था जो कराची में पहले आपके होटल के अंदर जो आपके साथ वाक़या होता है, शायद इस वजह से थ्रेट की वजह से आप नहीं जा रहे कराची के अंदर? तो वो थ्रेट 2 घंटे पहले नहीं था। मैंने 2 घंटे पहले अपनी फ़्लाइट कैंसिल की है, सारी बुकिंग्स हो चुकी थी, मेरी सिक्योरिटी वहाँ पहुँच भी चुकी है। बात सिर्फ ये है कि पहले कोरोना इस ख़तरनाक हद तक जानलेवा नहीं था, जो म्यूटेटेड उसका वायरस इस वक्त है, वो पहले नहीं था, और अब वो ज़्यादा बढ़ गया। और उसकी वजह ये है कि आप देख रहे हैं कि सड़कों के ऊपर फ़ौज भी आ गई है, रेंजर्स भी आ गए हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कोई रिस्क हो, किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। ताजिर सियासत के बाजार में सियासत के बाजार में सिर्फ 40 सरकार बेचना चाहता है, तो क्या नून लीग उसको गोली लगाएगी? बात यह है कि नून लीग वो बाज़ार में जाके ख़रीदार बनने के बग़ैर ही इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ कर जाएगी। मैडम ये लास्ट क्वेश्चन। पीपल्स पार्टी से तमाम रास्ते बंद हो गए, अब दोबारा बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं रही? देखिए, मैं इस बारे में बहुत तफसीलन अपना मौक़िफ़ लाहौर हाई कोर्ट के बाहर दे चुकी थी, शायद 1 या 2 दिन बाद जब ये सेनेट का हुआ। मैं इस पे मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहती। पीपल्स पार्टी ने अगर अपनी राहें जुदा करने का पॉलिटिकली फ़ैसला किया है तो उसकी ज़िम्मेदार वो ख़ुद है, उसकी वजहें भी, वजूहात भी वो ख़ुद एक्सप्लेन कर सकती है। ये ना होता तो अच्छा था, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है। मैं अपने अहदाफ बहुत सोच समझ के और पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रैटेजाइज़ करके अपने अहदाफ मुकर्रर करती हूँ, उसमें पीपल्स पार्टी कहीं शामिल नहीं है। मेरा एक बिलावल भुट्टो साहब के साथ अच्छा ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी के दूसरे मेंबरान के साथ मेरा एक अच्छा ताल्लुक़ है, और मैंने एक वादा पाकिस्तान के अवाम से किया था कि जो मुझे उस दिन कहना पड़ा सेनेट के लिए, बाप से जो वोट लिए थे, वो मैंने कहा। वो एक असूल की बात है, वो किसी की ज़ात पर हमला नहीं था, वो किसी पार्टी पर हमला नहीं था, वो एक असूल की बात थी जो मुझे करनी पड़ी, क्योंकि पीडीएम को
के जो बयानिया था उसको उससे नुकसान पहुंचा। और लेकिन मैं और जो डिवाइडेड अपोजिशन थी उसका तासुर गया, जो कि नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इस बात को मैं इससे ज़्यादा और बढ़ाना नहीं चाहती। अवाम इसको देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन सी पार्टी क्या डिसाइड कर रही है, ये जवाब उसको खुद देना पड़ेगा और अवाम को देना पड़ेगा। एहतसाब अवाम करेंगे। लेकिन मैंने एक वादा किया था पाकिस्तान की अवाम से, और शायद कराची के जलसे में मैंने ये वादा किया था कि हम लोग पॉलिटिकल मैदान में लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन हम एक हद को क्रॉस नहीं करेंगे। ज़ातियात पर हमले नहीं करेंगे, बिलो द बेल्ट हिट नहीं करेंगे। और मैं आज भी बिलावल भुट्टो साहब के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ या दीगर जमातों के साथ जिसमें ANP भी शामिल हैं, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और अब भी मिलेंगे तो अच्छे ही रहेंगे। हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, NA 249 में पीपल्स पार्टी हमारे मद्दे मुकाबिल है। हमारे कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल हैं, उनके मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, लेकिन पीपल्स पार्टी वहाँ इलेक्शन लड़ रही है, तो हम लड़ रहे हैं उनसे इलेक्शन। लेकिन हम एक बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, हम ना उन पर कोई तनकीद करना चाहते हैं, ना हम एक हद से ज़्यादा बढ़कर कोई अटैक्स करना चाहते हैं, ना मैं पर्सनली इसमें इन्वॉल्व होना चाहती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि जो पॉलिटिकल आपकी एक आपका जो पॉलिटिकल कंपटीशन है उसको हम ज़ाती लेवल पर लेके जाएं। ये मैंने वादा पाकिस्तान के अवाम से किया था, ये मैं पूरा करूँगी इंशाअल्लाह ताला। हम पॉलिटिकली लड़ेंगे, हल्के में लड़ेंगे, फाइट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इससे ज़्यादा और नहीं। देखें जैसे हालात इंशाअल्लाह बेहतर होते हैं कोरोना के, मैं ज़रूर जाऊंगी। अल्लाह ताला मिफ्ता इस्माइल साहब को फतह दे। मैं जैसे ही कोरोना के कुछ हालात बेहतर होते हैं मैं ज़रूर जाऊंगी। भाई मुझसे क्यों रब्ता करेंगे? वो मियाँ साहब से रब्ता अगर करेंगे तो मियाँ साहब बात करेंगे, शहबाज साहब से रब्ता करेंगे तो शहबाज साहब बात करेंगे। मेरा तो उसके बाद नंबर आता है ना कहीं। बस करेंगे, सवाल ही कोई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इसमें अब आवाम शामिल हो चुकी है, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें, जिसके अंदर JUI भी शामिल है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, उसमें ये सख्त है। और वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, नो लुकिंग बैक। थैंक यू वेरी मच जी अभी पता चलता है। थैंक यू। मैंने तो नहीं ये कहा। हेड कौन करेगा PDM को? शहबाज साहब करेंगे, आप करेंगे? मौलाना फजलुर रहमान साहब करेंगे। किसकी जानिब से? नून लीग की जानिब से कौन हेड करेगा? जाहिर है शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट हैं, वही रिप्रेजेंट करेंगे नून लीग को और हम उनके साथ होंगे। आप जाएंगे? तो मैडम जहाँ की टीम पर कल तक तो आप तनकीद करती थी कि चीनी स्कैंडल है, सब कुछ है, आज आप कह रही है राब्ता करेंगे तो देख लेंगे। मैंने तो ये नहीं कहा, आप खुद ये अल्फाज में ढाल रहे हैं मेरी इस बात को। मैंने ऐसा नहीं कहा।